हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि डायग्राम में दिया हुआ है कि देयर आर टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस दिया हुआ है इसका 12 सेंटीमीटर। दो सर्कुलर प्लेट्स हैं जो कि कैपेसिटर को फॉर्म कर रहे हैं। इसकी रेडियस दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी दी हुई है 5.0 सेंटीमीटर। आर और डी दिया हुआ है और एक सोर्स जो कि डायग्राम में नहीं शो किया गया है, उस सोर्स से फ्लोइंग करंट, यहाँ पे जो एंटर करने वाली करंट है वो दी हुई है 0.15 एम्पियर। यह है 0.15 एम्पियर। डिस्टेंस दी हुई है दोनों के बीच की, रेडियस दी हुई है प्लेट की। उस रेडियस से हम लोग एरिया ऑफ प्लेट निकाल सकते हैं और फ्लोइंग करंट दिया हुआ है 0.15 एम्पियर। इसमें पहला पार्ट है कैलकुलेट द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए चूंकि बीच में एयर है तो कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। डी इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2। इस बात का ध्यान देंगे कि सबको एमकेएस में कन्वर्ट कर दें तो कैपेसिटी सी हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.86 इंटू 10 टू द पावर -11। पाई की वैल्यू है 3.14। आर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 12 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कैपेसिटर की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ पीडी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। यहां से V की वैल्यू मिल जाएगी Q बाई C। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालना है दैट इज dV बाई dt, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/c को बाहर कर दिया गया dQ बाई dt एंड दिस dQ बाई dt इज नथिंग बट इक्वल टू करंट I। तो यहाँ पे फर्दर लिख सकते हैं 1/c की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे और ये है करंट I। तो यहाँ पे dV बाई dt हम लोगों को मिल जाएगा di बाई एप्सिलॉन नॉट a, या इसको हम लोग लिख सकते हैं I बाई c। तो I की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है 0.15 एंड C हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट किया हुआ है तो dV बाई dt यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट निकालनी है। बी पार्ट है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम लोग यहाँ पे d phi की जगह हम लोग लिख सकते हैं E a cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई dt। एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे है, ए एरिया कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे है d बाई dt। E की जगह हम लोग लिख सकते हैं v बाई d डिस्टेंस, v बाई t। E इज इक्वल टू v बाई t। d भी इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो एप्सिलॉन नॉट a बाई d बाहर आ गया, यहाँ पे dv बाई dt। एप्सिलॉन नॉट a बाई d जो कि कैपेसिटी के बराबर है, तो यहाँ पे c डायरेक्ट आ गया एंड dv बाई dt हम लोग I बाई c से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग आराम से ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल देंगे। C हम लोगों ने निकाला हुआ है एंड dV बाई dt यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है। अब इसका थर्ड पार्ट ये है कि इस किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दिस डायग्राम। क्या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इसके लिए एप्लीकेबल है? तो आंसर है यस, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इसके लिए एप्लीकेबल है, जो क्योंकि इसमें एंटर होने वाली करंट है मेन करंट दैट इज 0.15 और यहां से निकलने वाली करंट है हम लोगों के पास ID। तो जितनी करंट एंटर कर रही है प्लेट की एक साइड से, उतनी ही करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में दूसरे फेज से बाहर निकल रही है। जैसे इस फेज से एंटर किया 0.15 एम्पियर, तो इस फेज से 0.15 एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में बाहर निकल रही है। ये वैल्यू C dV बाई dt हमेशा बराबर आती है टू द एंटर्ड वैल्यू। अब सेकेंड क्वेश्चन में भी दो प्लेट दी हुई हैं, उन दोनों प्लेट की रेडियस दी हुई है और दोनों के बीच की गैप
करंट अप्लाई हो रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई हो रही है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। यहाँ पे जो रेडियस दी हुई है ऑफ ईच प्लेट दैट इज 6.0 सेंटीमीटर और इसकी कैपेसिटी दे रखी है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 300 पिकोफैराड। 300 पिकोफैराड का मतलब हो गया 300 into 10 to the power minus 12 means it is 3 into 10 to the power minus 10 फैराड। ये फैराड में दिया। अब जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो है 230 वोल्ट। इस बात का ध्यान देना है, ये आरएमएस होगा क्योंकि अप्लाइड पोटेंशियल हमेशा आरएमएस फॉर्म में होता है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है पोटेंशियल की 300 रेडियन पर सेकेंड। मतलब इस पोटेंशियल जो अप्लाई है उसकी पोटेंशियल है 230 और ओमेगा दी हुई है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300। इसके 3 पार्ट है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? इसकी आरएमएस वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेंगे पार्ट ए में। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास आई आरएमएस इज इक्वल टू है वी आरएमएस डिवाइडेड बाई एक्स सी। वी आरएमएस की वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ पे दी हुई है डायरेक्ट 230 एंड एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा 230 इंटू ओमेगा सी। हम लोग 230 जो कि दिया हुआ है, ओमेगा 300 दिया हुआ है, इंटू सी वो भी दिया हुआ है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आई आरएमएस मिल जाएगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट है इस इट्स आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप कहना है यस, इसमें भी आरएमएस वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगी क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है कि आई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पे है, डी बाई डी टी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई की वैल्यू होती है हम लोग के पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया क्योंकि एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। हम लोग यहाँ मिल जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई मींस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू मेन करंट। यहाँ पे थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में इसके एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट पी है, ये 3 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट पी पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी दैट इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्सिस। इस एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लूप है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। स्मॉल आर की वैल्यू हम लोगों ने मान ली 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में दिया हुआ है बाय द एम्पियर। वो है हम लोग के पास B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस IT। I की वैल्यू यहाँ पे 0 है। यहाँ पे I मेन करंट बिटवीन द टू प्लेट्स इज 0। केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट करंट है तो हम लोग अब फर्दर लिख सकते हैं B डॉट DL, वो हो जाएगा B DL cos 0 डिग्री। म्यू नॉट I की वैल्यू 0 हो गई और ये है हम लोग के पास एप्सिलॉन नॉट D फाई E बाई dt। तो अब जब हम लोग इसको एलॉबरेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा B DL एक इस पे छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2 पाई r दैट इज टोटल सर्कमफरेंस ऑफ दिस स्मॉल रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे म्यू नॉट अपने जगह पे है, एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पे है, डी फाई ई बाई डी टी को हम लोग को मैनेज करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी। फाई ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू ए। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए भी बाहर निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे मिल रहा है डी ई बाई डी टी। यहाँ पे b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट a की वैल्यू है इस छोटे से रिंग के लिए पाई r स्क्वायर डी ई बाई डी टी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, r की एक पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ मिल रहा है b इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट r डी ई बाई डी टी।
यहाँ पे इस 2 को अगर हम नीचे लेके आते हैं तो ये 2 यहां से हट गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो b की वैल्यू इतनी मिल गई। अब हम लोग को de by dt को मैनेज करना है। d by dt की वैल्यू निकालने के लिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2r अपने जगह पे है, यहाँ पे de by dt की जगह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे e की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, e की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह हम लोग लिख सकते हैं q बाई a, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं q बाई साइलन नॉट इंटू a। यहाँ पे de बाई dt की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं d बाई dt q बाई a, जो कि है सिग्मा के बराबर, एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पे है, तो हम लोग को मिल गया q बाई a एप्सिलॉन नॉट। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट r बाई 2, और यहाँ पे हम लोग को मिला है dq बाई dt, और यहाँ पे 1 बाई a एप्सिलॉन नॉट बाहर है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये a बाहर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को यहाँ पे मिलेगी म्यू नॉट बाई 2 r ये छोटा सा रिंग का रेडियस है, और यहाँ पे है एरिया a। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है, ये एरिया टोटल कैपेसिटर के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम लोग के पास बचा है dq बाई dt, दैट इज व्हाट, दैट इज I नॉट, और यहाँ पे I नॉट की वैल्यू होती है I RMS अंडर रूट 2, तो म्यू नॉट स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा अंडर रूट 2 इंटू IRMS, क्योंकि हम लोगों ने IRMS निकाल ली है भाई इस फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा म्यू नॉट r डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पाई अपने जगह पे है, कैपिटल R अपने जगह पे है, और यहाँ पे है IRMS। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जहां पे म्यू नॉट और अंडर रूट 2 पाई की वैल्यू पता है, IRMS हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट कर रखा है, और यहाँ पे स्मॉल r की जगह हम लोग इस पोजीशन को रखेंगे, दैट इज 3 सेंटीमीटर, और कैपिटल R इस मेन प्लेट की रेडियस है, जो कि दे रखी है 6 सेंटीमीटर। शुरुआत में a की वैल्यू हम लोगों ने ली पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रूल था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय हम लोगों को टोटल एरिया ऑफ द प्लेट लेना है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं q बाई a एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को निकाल सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी सेम फॉर द एक्स रेज, रेड लाइट एंड रेडियो वेव। इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, पर पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी। तो इस बात का ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेवलेंथ अलग हो, फ्रीक्वेंसी अलग हो, पर वेलोसिटी सेम होती है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिमेन सेम फॉर एक्स रेज, रेड लाइट एंड रेडियो वेव्स। भले इनकी वेवलेंथ अलग अलग दे रखी है, यहाँ पे एक्स रेज की वेवलेंथ दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, रेड लाइट की दी हुई है रेड लाइट के लिए है 6800 एंगस्ट्रॉम। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 6800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीन्स 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। और अगर हम लोग रेडियो वेव लेते हैं, रेडियो वेव की वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, रेडियो वेव की वेवलेंथ है 500 मीटर्स। इन सब में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम होगी, दैट इज c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, पर वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज, दैट विल बी कांस्टेंट। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, an electromagnetic wave moves along the z direction. What will be the direction of electric and magnetic component of this electromagnetic wave? तो अगर z डायरेक्शन में मोशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होंगे दे विल बी ईदर इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। अगर
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इस बात का ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। तो जेड डायरेक्शन में ये है तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपोनेंट या वाइस वर्सा होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज, और पूछा जा रहा है कि इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है जेड डायरेक्शन में जिसकी फ्रीक्वेंसी है 30 मेगाहर्ट्ज, उसकी वेवलेंथ पूछी जा रही है, वेवलेंथ पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, 30 into 10 to the power 6 by multiplying 10 to the power 6 we will convert this megahertz into the hertz। तो हम लोग को मिल जाएगा 3 into 10 to the power 7। अब वेवलेंथ पता करनी है तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है v is equal to n लैम्डा। v की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी c, n की जगह हमारे पास है 30 into 10 to the power 6 एंड लैम्डा हम लोग पता करना है, तो c डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 7 will be equal to लैम्डा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 7, इट विल बी 10 मीटर्स। मींस इसका फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक रेडियो स्टेशन को ट्यून किया गया है फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालनी है। A radio station is tuned to the frequency 7.5 megahertz to 12 megahertz. Find out its corresponding wavelength। तो सेम वही काम करना है जो हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन में किया है। दोनों के लिए लैम्डा हम लोग अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन न्यू, दैट विल बी इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 divided by 7.5 into 10 to the power 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू यहां से मिलेगी 40 मीटर्स, और जब 12 मेगाहर्ट्ज के लिए सॉल्व करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू से हम लोग को मिल जाएगा 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 12 into 10 to the power 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 25 मीटर्स। मींस रेडियो स्टेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी हम लोगों की है 7.5 टू 12 मेगाहर्ट्ज, वह हमें करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ देगा 40 मीटर से 25 मीटर तक। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि अ चार्ज पार्टिकल ऑक्सिलेट्स विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि ऑक्सिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज से वो ऑक्सिलेट कर रहा है। इसके साथ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑक्सिलेट कर रहा है सेम वही फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करेगा। तो ऑक्सिलेटिंग फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय दैट ऑक्सिलेटिंग चार्ज विल बी 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। तो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा ऑफ द फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सेवेंथ क्वेश्चन में मैग्नेटिक कंपोनेंट दे रखा है दैट इज 510 नैनो टेस्ला। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक कंपोनेंट दिया हुआ है 510 नैनो टेस्ला। उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 510 नैनो टेस्ला, यहाँ पे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड। तो हम लोग को पता है कि E बाई बी इज इक्वल टू सी। तो E की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा BC। यहाँ पे B की वैल्यू है 510 नैनो मींस 10 टू द पावर -9 एंड टेस्ला अपनी जगह पे रहेगा। C की वैल्यू है 3 into 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 153 न्यूटन पर कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर B दिया हुआ है और E निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे E बाई बी। अगर एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पे B नॉट E नॉट B हम लिख के सॉल्व कर सकते हैं। आठवें क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में हम लोगों को E नॉट दिया हुआ है
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज 120 न्यूटन पर कूलम एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 मेगाहर्ट्ज। हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, एंगुलर वेव नंबर एंड लैम्डा, चार चीजें निकालनी है। हम लोग को बी, ओमेगा, के, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे आसान है बी की वैल्यू निकालना, क्योंकि हम लोग को पता है E बाई बी इज इक्वल टू सी। तो यहां से हम लोगों को B इज इक्वल टू मिल जाएगा E बाई सी। E की वैल्यू हम लोगों को पता है दैट इज 120 एंड C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको ठीक ठाक करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -8 या 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। इसको हम लोग 400 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला मींस 400 नैनो टेस्ला भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को ओमेगा निकालना है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। 2 पाई अपने जगह पे, न्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 50 इंटू 10 टू द पावर 6। तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 100 पाई इंटू 10 टू द पावर 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे ओमेगा भी निकल गया, बी भी निकल गया। अब हम लोग को निकालना है के। के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पे पहले हम लोग लैम्डा निकाल लें तो के निकालना आसान हो जाएगा। उसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू होता है सी बाई न्यू। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड न्यू फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दे रखी है 50 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको ठीक ठाक करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी 6 मीटर। सॉल्व करने पे 6 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अब निकालेंगे के। के की वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई अपने जगह पे ये 6 है तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 3 या k इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 3 रेडियन पर मीटर। k की वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाई 3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.05 रेडियन पर मीटर। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ E एंड B। E एंड B का एक्सप्रेशन हम लोग को पता करना है, वेक्टोरियल फॉर्म में पता करते हैं। मान लेते हैं कि वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस केस में हम लोगों के पास इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। अगर x डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है तो ये y डायरेक्शन में होना चाहिए और y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है j कैप। ठीक इसी तरीके से b इज इक्वल टू मिल जाएगा b नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे j कैप था, यहाँ पे k कैप आएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक कंपोनेंट z डायरेक्शन में मूव करेगा। इसको और इलॉबरेट करते हैं। E इज इक्वल टू E नॉट। E नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है दैट इज 120। तो E नॉट की जगह 120 साइन k की वैल्यू हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाली है दैट इज पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 x अपने जगह पे है, ओमेगा की वैल्यू यहां निकाली हुई है पाई इंटू 10 टू द पावर 8 और j अपनी जगह पे है। तो E की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 120 साइन। पाई को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे मिलेगा x बाई 3 माइनस 10 टू द पावर -8 इंटू j। और यहाँ पे t था तो t अपने जगह पे है तो यहाँ पे भी t मिलेगा। सो ये एक्सप्रेशन हम लोग को मिल गया फॉर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक इसी तरीके से मैग्नेटिक कंपोनेंट निकालने के लिए B इज इक्वल टू B नॉट। B नॉट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने नैनो टेस्ला में निकाली थी। ये हम लोग के पास है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन k की वैल्यू है पाई बाई 3, यहाँ पे x अपने जगह पे है। फिर इसके बाद ओमेगा की वैल्यू है पाई इंटू 10 टू द पावर 8 और t अपने जगह पे है। ये हम लोगों का k डायरेक्शन में मिलेगा। इसको भी अगर फर्दर सॉल्व करें तो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन, यहां से पाई को बाहर ले लें तो x बाई 3 माइनस पाई बाहर है तो 10 टू द पावर -8 इंटू टी के डायरेक्शन। ये सारी वैल्यूज पुट करने पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट
के इक्वेशंस मिल जा रहे हैं या ई और बी के इक्वेशंस मिल जा रहे हैं। इसके 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। Use the formula E is equal to h nu for energy of the quantum of radiation, that is photon, and obtain the photon energy in units of electron volt for different parts of the electromagnetic spectrum। मतलब different parts of electromagnetic spectrum जो हम लोगों ने साथ पढ़े थे, उसकी एनर्जी, उसकी corresponding एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग को देखना है। In what way are the different scales of photon energies that you obtain related to the sources of electromagnetic radiation। मतलब हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की करस्पॉन्डिंग एनर्जी को देखना है इन टर्म्स ऑफ E इज इक्वल टू एच न्यू। हम लोगों के पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 मीटर लेके चलते हैं, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर, तो E की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी एच सी डिवाइडेड बाई 1, पर ये किसमें मिलेगी? जूल में मिलेगी। इस जूल को हम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो एच सी अपॉन 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मतलब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे E की वैल्यू corresponding to the wavelength 1 मीटर के corresponding एनर्जी जो हम लोगों को मिलेगी वह होगी H की वैल्यू है 6.63 into 10 to the power -34, C की वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 divided by 1.6 into 10 to the power -19। ये हम लोगों को मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे जब हम लोग 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 19.89 into 10 to the power -26, और डिनोमिनेटर में है 1.6 into 10 to the power -19। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा 1.24 into 10 to the power -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन विच हैज वेवलेंथ 1 मीटर इज 1.24 into 10 to the power -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंपोनेंट, जिसमें क्या है, गामा है, एक्स रेज है, विजिबल लाइट है, इन सबकी अलग अलग वेवलेंथ लेने के बाद उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी को देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। एक चीज तो तय है कि एज द वेवलेंथ विल इंक्रीज द ओवरऑल एनर्जी विल डिक्रीज। तो यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं फॉर गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ है ऑर्डर ऑफ 10 to the power -12 मीटर। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लोग को मिल जाएगी 19.89 into 10 to the power -26 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हम लोग के पास मिलेगा 10 to the power -12 एंड हियर 1.6 into 10 to the power -19। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 1.24 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ गामा रेज ऑफ वेवलेंथ 10 to the power -12 मीटर इज 1.24 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम लोग फॉर एक्स रेज निकालते हैं और एक्स रेज की वेवलेंथ हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे 10 to the power -9 मीटर, तो उस केस में एनर्जी, करस्पॉन्डिंग एनर्जी टू द एक्स रेज हम लोग को मिल जाएगी 19.89, जो कि न्यूमरेटर में hc के बराबर है, डिवाइडेड बाई 10 to the power -9 एंड यहाँ पे है 1.6 into 10 to the power -19। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1.24 into 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ एक्स रेज इज 1.24 into 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब विजिबल लाइट के लिए देखते हैं। फॉर विजिबल लाइट के लिए लैम्डा हम लोगों के पास है 10 to the power -6 मीटर के ऑर्डर का। तो इस केस में हम लोगों के पास करस्पॉन्डिंग एनर्जी टू द विजिबल लाइट यहाँ पे मिल जाएगी 19.89 into 10 to the power -26 divided by 10 to the power -6 1.6 into 10 to the power -19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1.24 into 10 to the power 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इस बात का ध्यान देना है कि विजिबल लाइट के साथ करेस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लोग के पास है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब विजिबल लाइट जो हम लोगों के आंखों पे सेंसेशन क्रिएट करती है उसकी एवरेज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि जैसे जैसे वेवलेंथ हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी कम हो रही है, पर 1.24 कांस्टेंट बना हुआ है। अगर हम लोग फर्दर इसको अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग कंपोनेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 1.24 एस सच मिलेगा हम लोगों को फॉर माइक्रोवेव की वेवलेंथ हम लोग के पास है 10 टू द पावर 2 मीटर। 10 टू द पावर 2 मीटर के कारण माइक्रोवेव के ईच फोटोन की एनर्जी हम लोगों को मिल जाएगी यहाँ पे 1.24 इंटू 10 टू द पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक इसी तरीके से रेडियो वेव्स की ई ऑफ रेडियो वेव्स की हम लोगों को एनर्जी मिल जाएगी 1.24 इंटू 10 टू द पावर -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब जब लैम्डा ऑफ रेडियो वेव हम लोग लेके चल रहे हैं 10 टू द पावर 3 मीटर्स। तो इस तरीके से स्केलिंग अगर की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1 मीटर वेवलेंथ लेने पे हम लोगों को मिला 1.24 इंटू 10 टू द पावर -6। फिर जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिक्रीज हो रही है और 1.24 वाला पोर्शन कांस्टेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हर एक फोटोन की एनर्जी 1.24 इंटू मल्टीप्लाइड बाई पावर्स ऑफ 10, मतलब 1.24 इंटू 10 टू द पावर के रूप में हम लोग एनर्जी को देख सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से गामा रेडिएशंस निकलते हैं, उस गामा रेडिएशंस की एनर्जी का ऑर्डर हम लोगों के पास 1.24 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। अब 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडली ऑक्सीलेट कर रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रही है इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 into 10 to the power 10 हर्ट्ज एंड इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 48 वोल्ट पर मीटर या इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। पहले पार्ट में वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन न्यू। c की वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 क्योंकि वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट एंड न्यू दिया हुआ है 2 into 10 to the power 10। तो लैम्डा यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 1.5 into 10 to the power -2 मीटर्स। अब इसका बी पार्ट है कि फाइंड इट्स मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो हम लोगों के पास फार्मूला है C is equal to E by B। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट निकालने के लिए B is equal to हो जाएगा E by C। E की वैल्यू है 48 एंड C की वैल्यू है 3 into 10 to the power 8। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 16 into 10 to the power -8 टेस्ला। यहाँ पे सी पार्ट में हम लोग को ये शो करना है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब UE की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू UB की एवरेज वैल्यू के बराबर है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो एक दो चीजें हम लोग जानते हैं, E by B is equal to C एंड एक चीज और पता है C is equal to √1 upon mu naught एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों फॉर्मूलों से हम लोग लिख सकते हैं E by B is equal to √1 upon mu naught एप्सिलॉन नॉट बिकॉज बोथ इक्वल टू C। यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर बाई म्यू नॉट and average energy density of electric field is directly proportional to epsilon naught E square। यहाँ पे 1/4 यहाँ पे 1/4 आता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो UB बार डिवाइडेड बाई UE बार इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मिलेगा। इसको R लगा देने पे हमें एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं UB बार डिवाइडेड बाई UE बार इज इक्वल टू B स्क्वायर डिवाइडेड
बाई ई स्क्वायर इंटू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को इतना लिखा जा सकता है, यहाँ पे b बाई ई है एंड यहाँ पे था e बाई बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/c स्क्वायर, और इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं c स्क्वायर। c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचा, इसका मतलब u b बार इज इक्वल टू u e बार, मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे ऑफ द एनसीईआरटी बुक। अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। ओके, हैव ए नाइस डे।